हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमने यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट की है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब की। इसमें हम 10 मिसलीनियस क्वेश्चन चूज करते हैं, कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैब के। हमारी ये कोशिश रहती है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही हम आपके सामने लेके आएँ, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो आप तैयार करके अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। अच्छे क्वेश्चंस कई बार आपसे जो अटेम्प्ट नहीं हो पाते, वो क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो सकें। ये इस सीरीज का सेशन नंबर 11 है। आइए आगे की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करेंगे, आप इन्हें टेस्ट के फॉर्मेट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जाएं। ये एप्लीकेशन है अश्विन क्लासेस लखनऊ। इसके बाद वहां से फिर डेली क्विज़ेस में जाएं और फिर डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस सेगमेंट में जा करके डोज 11 जो टेस्ट होगा उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने से आप ये जज कर सकेंगे कि शुरुआत में आपसे कितना सही हो रहा है। जो 10 क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप टेलीग्राम चैनल से कर लें, और दूसरा तरीका है कि एप्लीकेशन में पीडीएफ नोट्स में जा करके डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस सेगमेंट में जा करके डोज 11 को आप डाउनलोड कर लें। आइए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्पॉटिंग एरर से है। एयर पोल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग। एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, लिटरिंग मतलब होता है गंदगी फैलाना, आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर सिटीज। एयर पोल्यूशन लिटरिंग के साथ मिल करके हमारी सिटीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। याद रखिए, अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में अलोंग विद आए, क्या है? अलोंग विद आए, टुगेदर विद आए या केवल विद आए, दो सब्जेक्ट्स के बीच में, इधर सब्जेक्ट नंबर 1 हो, इधर सब्जेक्ट नंबर 2 हो, तो जो आप आगे वर्ब लगाते हैं वो वर्ब सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लगाते हैं। मतलब वो सब्जेक्ट जो अलोंग विद, टुगेदर विद या विद के बाद में नहीं बल्कि इसके पहले है। S1 के हिसाब से आपको ये वर्ब यहाँ लगानी होती है। तो टुगेदर विद के बाद में लिटरिंग है, लेकिन टुगेदर विद के पहले कौन है? एयर पोल्यूशन। तो जो सब्जेक्ट हुआ वो लिटरिंग ना हो करके एयर पोल्यूशन हुआ, क्योंकि इसके पहले वाले को सब्जेक्ट मानेंगे। तो आप यहाँ पर आर के प्लेस पे क्या कर दीजिए? इज कर दीजिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन सिंगुलर है। तो एयर पोल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर सिटीज। नंबर 2, माई फ्रेंड ऑफर्ड मी अ हार्ड ड्रिंक। मेरे दोस्त ने मुझे एक हार्ड ड्रिंक ऑफर की। मान लो शराब जैसी कोई चीज़ ऑफर करी। देखिए, ऑफर कितना पॉजिटिव या सॉफ्ट वर्ड है कि मतलब ऑफर करी, जबरदस्ती नहीं दी, पुश नहीं किया कहीं से, ऑफर करी। लेकिन मैंने जो है डिनाई कर दिया, मतलब मना कर दिया। सर, जब आप सामने वाले की पेशकश को ठुकराते हैं, सामने वाला आपको कुछ ऑफर कर रहा हो और आप मना करें, तो सही तरीका है कि आप उसे डिक्लाइन करते हैं। सही तरीका क्या है सर? कि आप उसे डिक्लाइन करते हैं। तो बट आई डिक्लाइंड इट। डिनाई का मतलब होता है कि जैसे आप पे आरोप लगे, तो आप एलिगेशंस को डिनाई करते हो, आरोपों का खंडन करते हैं। डिनाई का मतलब होता है सर खंडन करना। रिजेक्ट मतलब मना कर देना, अस्वीकार कर देना। ये थोड़ा सा हार्श वर्ड है, सीधे मना कर देना। रिफ्यूज मतलब भी सीधे मना कर देना हुआ, ठीक। डिक्लाइन होगा सर, पोलाइटली आप मना करिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कोई जबरदस्ती नहीं करी, मुझे ऑफर की हार्ड ड्रिंक, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं लेता, नहीं भाई मैं नहीं लेता। मतलब मना कर रहे हैं पर भाई बोल रहे हैं। जैसे इंग्लिश में एक शब्द है नो थैंक्स। अब नो थैंक्स का मतलब है आप डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन थैंक यू भी कह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट टोन, यूफेमिज्म इसको कहते हैं। तो डिक्लाइन वर्ड सही रहेगा। अगर आप पोलाइटली मना करते हैं तो वो डिक्लाइन हो जाता है। नंबर 3, द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। बताना चाहूंगा कि सीजर वर्ड होता ही नहीं है, सही वर्ड है सीजर्स। क्या है सर? सही वर्ड सीजर्स। और सीजर्स एक प्लूरल नाउन होता है। कैसा होता है सर? प्लूरल नाउन होता है। इसको यूज करने का आइडियल तरीका है कि आप इसे सीजर्स भी ना लिखें, आप इसे लिखें पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर्स कैंची जिसके दो हिस्से होते हैं, हर वो चीज जिसके दो हिस्से होते हैं, उसको लिखने का आइडियल तरीका है कि पेयर ऑफ सीजर्स लिखें। जैसे जीन्स ट्राउजर्स के दो हिस्से होते हैं, तो मच बेटर इज टू से
पेयर ऑफ जीन्स, जैसे जूते 2 होते हैं तब वो कंप्लीट होते हैं, तो पेयर ऑफ शूज बोलना चाहिए। जैसे बाइनोकुलर्स 2 हिस्से होते हैं, पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स बोले। चश्मा 2 हिस्से होते हैं, आप उसे स्पेक्स बोले ही ना, ऑलवेज से पेयर ऑफ स्पेक्स। तो आप सीजर तो लिख ही नहीं सकते, ये तो गलत है, कम से कम सीजर्स लिखिए। और अगर आप सीजर्स लिखते हैं यहाँ पर इसको, तो इसको आप फिर आर करिए, वरना मैं चाहता हूं कि आप इसे ऐसे लिखिए, द पेयर ऑफ सीजर्स, और इज को इज ही रहने दीजिए, क्योंकि जब ऑफ लग जाएगा तो पेयर की वर्ब हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? अब सीजर्स की वर्ब नहीं है, ऑफ के पहले जो नाउन है पेयर, उसकी ये वर्ब हो जाएगी, द पेयर ऑफ सीजर्स इज। या अगर आप सीधे करना चाहते तो सीजर्स आर कर दीजिए, सीजर गलत है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, When we saw smoke near the wings of the plane, हमने जब प्लेन के पंखों के पास में धुआं देखा, कुछ जलने जैसा देखा, धुआं देखा, we were certain, हम जान गए थे, that the disaster was imminent, हम जान गए थे कि अब तो तबाही मचनी मचनी, ब्लास्ट होना ही होना, प्लेन को दगना ही दगना है, इंजरीज होनी ही होनी है। जैसे बादल फटा तो मैं जान गया था कि अब बाढ़ आनी ही आनी है। तो कुछ भी जो निकट भविष्य में होना है, जो नियर फ्यूचर में होना है, साथ ही साथ वो नेगेटिव है, वो आपके फेवर में नहीं। बाढ़ आएगी तो आपके फेवर में नहीं, ब्लास्ट हो जाएगा तो किसी के फेवर में नहीं है। तो जो चीज नियर फ्यूचर में होनी है, पक्का होनी है, और वो नेगेटिव है, अनफेवरेबल है, तो उसको आप ना इमिनेंट ही कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इमिनेंट। हाँ, पास्ट फ्यूचर की एक घटना जो नेगेटिव होगी, इसको आप इम्पेंडिंग भी कहते हैं कभी कभी। इम्पेंडिंग, इमीजिएट नहीं कहेंगे, इंस्टेंट तुरंत नहीं कहेंगे, इंट्रैक्टेबल मतलब जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, जिसको ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिसको समझ नहीं सकते, जिसको सॉल्व नहीं कर सकते सर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो सकता है ये, जो पकड़ में ना आ रहा हो, जो समझ में ना आ रहा हो, राइट? तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। इमिनेंट एक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है नियर फ्यूचर का कोई इंसिडेंट जो अनटूवर्ड है, अनफेवरेबल है आपके लिए। एंटोनिम्स का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसे गलत करते हैं। ये एनडीए के एक सेट में आया हुआ है। ही कंसील्ड हिज थॉट्स वेरी क्लेवरली, उसने अपने मन की बात को, अपने विचारों को बहुत चतुराई के साथ छिपा लिया। सर, कंसील का वास्तविक मीनिंग होता है छिपाना, छिपा लेना, और अक्सर कंसील का सिनोनिम होता है हाइड करना। समझ रहे हैं? हाइड करना। और एंटोनिम हो जाता है जैसे कि उसे रिवील कर देना, खुलासा कर देना, एक्सपोज कर देना, डिस्क्लोज कर देना, डिस्क्लोज कर देना। तो जैसे कंसील का मतलब छिपा लेना, ऑपोजिट बताना है तो खुलासा कर देना। अक्सर स्टूडेंट्स को यही लगता है, और ऐसा होता भी है, वो ऑप्शंस देखेंगे और उन्हें लगेगा कि रिवील इसका सही आंसर है, जो कि होता भी है नॉर्मली। कंसील का ऑपोजिट रिवील ही होता है। लेकिन आप रिवील करते हैं सर किसी फैक्ट को, किसी इंफॉर्मेशन को, खास तौर पे किसी सीक्रेट को रिवील करते हैं। और यहां आप किसको रिवील कर रहे हैं? अपने थॉट्स को, मन के विचार को। सब मन के विचार को एक्सप्रेस किया जाता है सर। आपके मन में जो बात है, जो आप कहना चाहते हैं, जब वो कहते हैं तो यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, यू एक्सप्रेस योर थॉट्स। अगर इंफॉर्मेशन, सीक्रेट, फैक्ट कुछ होता तो हम रिवील ही लगाते, लेकिन आप दिखा रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने मन के विचारों को, और विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कंसील का ऑपोजिट यहां पर रिवील नहीं होगा, पक्का नहीं रिवील होगा, एक्सप्रेस होगा। नंबर 6, द बाइकर रिफ्यूज टू आंसर टू द पुलिस मैन ऑन ड्यूटी। बाइकर ने ड्यूटी पर जो पुलिसमैन था उसके सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। क्या लगता है आपको, आंसर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है यहाँ? क्या आंसर नाउन है या वर्ब है? आंसर यहाँ पर वर्ब है, इन्फिनेटिव बन के आया है टू आंसर। नियम के मुताबिक आंसर अगर एक वर्ब है तो इसके बाद नो प्रेपोजिशन लगता है सर।
क्वेश्चन, आंसर, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अटैक, असॉल्ट, क्लेम, डिमांड, लव, ट्रस्ट, इन्फ्लुएंस, ठीक, स्ट्रेस। ये वो वर्ड्स हैं जब अगर वर्ब के तरीके से यूज होंगे तो अपने बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। सुन रहे हैं ना? हाँ, तो आंसर इज अ वर्ब, इसीलिए टू नहीं लगाएंगे। कम समझ में आया हो तो मेरा सुझाव है, यूट्यूब चैनल पर ही एक प्लेलिस्ट है सर, कंप्लीट प्रेपोजिशन के नाम से। पहले वो पेड बैच था जिसे अब मैंने फ्री कर दिया, कंप्लीट प्रेपोजिशन बैच। आप इसमें 10-12 वीडियोस हैं, उन सबको देख डालिए, क्योंकि प्रेपोजिशन दो पार्ट में, एक बेसिक यूजेस और फिक्स्ड यूजेस। फिक्स्ड यूजेस में ये सब आता है, जरूर पढ़िएगा, वरना सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से ये होएगा नहीं आपसे। यहाँ हो गया अलग बात है, वैसे नहीं होगा, ये जरूर देख लीजिएगा। ही बोर द पेन विद ग्रेट फोर्टिट्यूड। बोर मतलब होता है सहना, झेलना। पेन मतलब दर्द, तकलीफ। उसने दर्द सहा विद ग्रेट फोर्टिट्यूड, बहुत साहस के साथ। फोर्टिट्यूड का सर शाब्दिक अर्थ होता है साहस। फोर्टिट्यूड मतलब बल, साहस को कहते हैं। उसने दर्द को सहा बहुत साहस के साथ। सर ऐसे तो फोर्टिट्यूड का जो सिनोनिम है वो करेज हुआ। रेजिग्नेशन, डिफायंस, फॉरबेरेंस। रेजिग्नेशन मतलब मना कर देना होता है, डिफायंस मतलब होता है डिसओबे करना, किसी की बात को ना मानना, अवज्ञा करना जिसको कह सकते हैं, अवज्ञा। ठीक, अब ये और ये तो होंगे नहीं, क्योंकि फोर्टिट्यूड का सिनोनिम बताना है। फोर्टिट्यूड का वैसे सिनोनिम सा करेज होता है, पर यहाँ पर फॉरबेरेंस होगा। क्यों? क्योंकि उसने ना बल नहीं दिखाया, उसने दर्द को सहा है। तो ये जो साहस है, इस साहस को बल वाला साहस नहीं कहेंगे, धैर्य वाला साहस कहेंगे, जुझारूपन वाला साहस कहेंगे, जुझारूपन, शायद ऐसे लिखते हैं। तो ये धैर्य है। उसने जब दर्द आपको हो रहा हो, मान लीजिए चोट लगी हो, डॉक्टर ऑपरेट कर रहा हो, तो आपको जो दर्द हो रहा है उस दर्द को आप ताकत से दिखाओगे क्या? आप धैर्य दिखाओगे सर उसको सहने में। बल का नहीं प्रयोग करोगे, बल का नहीं सर, मजबूती का प्रयोग करोगे, हिम्मत का, बल, धैर्य का प्रयोग करोगे। तो फॉरबेरेंस होगा। फॉरबेरेंस मतलब होता है सहनशीलता, मतलब सहने की शक्ति जिसको कहते हैं। तो सहने की शक्ति है यहाँ पर फोर्टिट्यूड, ठीक है। तो सहनशीलता के हिसाब से फॉरबेरेंस हो जाएगा। His lust for power brought about his downfall. Brought about, bring about से बना लेकर आना। डाउनफॉल का मतलब होता है डिक्लाइन, गिरावट जिसको कह सकते हैं, पतन जिसको कह सकते हैं ना, डिसेंट कह सकते हैं, डीग्रोथ कह सकते हैं। तो उसके लस्ट मतलब होता है गंदी इच्छा, ठीक, लालच जिसको कह सकते हैं। उसके मन में ये जो ताकत के प्रति जो लालच था, ताकत के को लेकर जो लालच था, लस्ट फॉर होता है सर, और जो लिखा है वो ठीक है। याद रखिए, आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी प्रतिज्ञा है, जो भी प्रयास है, वो सब फॉर से आएगा। कैसे? क्रेव फॉर, नीड फॉर, डिमांड फॉर, लव फॉर, स्क्रीम फॉर, लस्ट फॉर, स्ट्रगल फॉर, स्ट्राइव फॉर, पैशन। समझ रहे हैं आप? ये सब होता है, फॉर ही लगता है। आप अगर यूपी बोर्ड से हो तो 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। वहां माई स्ट्रगल ऑफ एजुकेशन नहीं है, क्योंकि आप जो संघर्ष कर रहे हो वो संघर्ष शिक्षा पाने के लिए कर रहे हो, वो उसका पर्पज है, तभी फॉर आना चाहिए। तो आपको जो लस्ट है, लस्ट का पर्पज है कि आपको पावर मिल जाए, तो पर्पज के लिए होता है ना, उद्देश्य के लिए, तभी फॉर लगना चाहिए। नंबर 9, व्हाट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग दिस सेशन? क्या फायदा है मेरे इस सेशन को अटेंड करने का? इसमें एक रूल आया है ग्रामर का, अटेंडिंग जीरंड है। क्या है सर? जीरंड है। जीरंड के पहले आपको ना पसेसिव एडजेक्टिव लगाना होता है। क्या लगाना होता है? पसेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि माई, अवर, हिज, हर, दियर, ये सब। तो मी की जगह पर माई लगाएंगे। समझ रहे हैं ना? माई लगाएंगे। जैसे आप कहें हिज बीइंग इन आवर टीम, समझ रहे हैं ना, शुड बूस्ट अस।
उसका हमारी टीम में होना ज़रूर हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, ज़रूर हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा। क्या? उसका हमारी टीम में होना। ये देखिए बीइंग लिखा, वो बीइंग जो कि जीरंड है, तो हमने इसके पहले हेज लिखा, पसेसिव एडजेक्टिव लिखा, ही नहीं लिखा सर। क्या ही लिखा? सब्जेक्ट नहीं लिखा, हेम नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, हेज लिखा। तो हेज बीइंग, तो मी ना लगाइए, आई ना लगाइए, सब माई लगाइए। माई अटेंडिंग, मेरे अटेंड करने का। लास्ट क्वेश्चन, डोंट पुट अप विथ, पुट ऑफ, पुट असाइड, पुट डाउन। पुट अप विथ मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, बेयर करना, झेलना जिसको कह सकते हैं। पुट ऑफ टालना जिसको कहते हैं, आज की चीज कल पे टालना। पढ़ो क्या लिखा है, अनटिल टुमारो है ना, तो टालना ही तो है सर। वॉट यू कैन डू टूडे, जो काम आप आज कर सकते हैं उसको कल के लिए ना टालें, और टालना ही पुट ऑफ है। पुट असाइड मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर कर देना, दरकिनार कर देना, ध्यान ना देना। ठीक। पुट डाउन किसी चीज को नीचे रखना, खासतौर पे जैसे लिखना कोई चीज को, है ना। हाँ, पुट डाउन, उठा के नीचे रख दिया, या नोट बनाने लगे तो पुट डाउन हो गया। जैसे कहा मैं नंबर बोल रहा हूँ, इसको लिख लो, पुट माई नंबर डाउन, तो नोट डाउन कर लेना, नीचे रख देना। तो ये नहीं सर, आप टाल रहे हैं तो पुट ऑफ होना चाहिए। कैसा लगा ये सेशन मुझे बताइएगा सर ज़रूर। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका कोई डाउट है तो ये कंटैक्ट नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, डेली डोज ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब के। टिल देन यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है आपके लिए, हेल्पफुल है, वो एक्सप्लोर करिए चैनल को और उसे देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।